माओवादियों के समर्थकों से भी सावधान। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों में सीपीआई महासचिव और इस संगठन के हथियारबंद मोर्चे का सरगना बसवराजू अपने 26 साथियों समेत मारा गया। उसके सफाये से ये भरोसा बढ़ा कि अगले साल मार्च तक माओवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा था। हाय दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद गौतम और मैं उपनिषद यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट वाइस क्रिएटर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अर्बन नक्सल और भारत में फैले हुए माओवादी वामपंथी विचारधारा के समर्थकों और माओवाद को किस तरह से पोषित किया जाता है। आज हम उनकी एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की आंतरिक विकास और आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में माओवाद और नक्सलवादी किस तरह से सबसे बड़ा बाधा और सरदर्द बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों में माओवादियों का महासचिव और इस संगठन के हथियारबंद मोर्चे का सरगना बसवराजू अपने 26 साथियों समेत एनकाउंटर में मारा गया है। ये बात समाचार पत्र और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया में छा गई। उनके सफाये से भरोसा बढ़ा कि अगले साल मार्च तक तो माओवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। अमित शाह जब 2019 में गृह मंत्री बने थे तब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सरदर्द और विकास कार्यों में बाधा बने माओवादियों की कमर तोड़ने का काम करेंगे। ये बात आपने भी सुना, हमने सुना और पूरे राष्ट्र ने सुना था। उन्होंने माओवाद खत्म करने का संकल्प बार बार दोहराया ही नहीं, बल्कि माओवाद ग्रस्त इलाकों का दौरा करते रहे और उनके आतंक से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों से संवाद भी करते रहे। माओवाद खत्म करने के उनके दृढ़ इरादों से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ ही छत्तीसगढ़ जैसे खूंखार माओवादियों से ग्रसित राज्य और वनांचल क्षेत्रों से के लिए बने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ राज्य पुलिस ने माओवादियों पर दबाव बनाना शुरू किया। ये दबाव तब और बढ़ा जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बन गई। जी हाँ, ये सत्य है कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिलों के वे आदिवासी बच्चे जिनका जन्म इन्हीं जंगल, झाड़ियों, नदी नालों और इन्हीं आदिवासी बहुल इलाकों में हुआ है, उनके कुछ विशेष प्रशिक्षण देकर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बनाया गया। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में माओवादियों का आतंक खत्म करके उसे माओवाद से मुक्त करा दिया है। एक समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि माओवादी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। उस समय माओवादी छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र आदि में सक्रिय थे। ये राज्यों के माओवाद ग्रस्त क्षेत्र में विकास कार्य आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि माओवादी सड़कें नहीं बनने देते थे और स्कूल एवं अन्य सरकारी भवनों को भी बम से उड़ा देते थे। हालांकि चिदम्बरम के गृह मंत्री बनने के बाद माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ, लेकिन कुछ कांग्रेसी और वाम दलों के नेता इस अभियान का विरोध करने लगे। माओवादियों से सख्ती से निपटने में कुछ राज्यों का रवैया भी ढुलमुल था। स्थिति मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बदली। एक समय देश के 160 जिले माओवादियों की सक्रियता से त्रस्त थे। आज उनकी संख्या महज 6-7 रह गई है। हालांकि माओवादी ये जानते हैं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, फिर भी उनके सरगना आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। बसवराजू ऐसा ही एक खूंखार आतंकवादी था और वह एक मशहूर नक्सली भी था। उसने सुरक्षा बलों पर तमाम हमले कराए और नेताओं के साथ आम लोगों, यहाँ तक कि आदिवासियों को भी निशाना बनाया। दंतेवाड़ा में माओवादियों के जिस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए और बीजापुर में 55 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उनके पीछे बसवराजू ही था। सुकमा की झीरम घाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत जो 27 लोग मारे गए, उनके लिए भी बसवराजू जिम्मेदार था।
माओवादी जब नक्सली के रूप में जाने जाते थे तब भी ये मुगालता पाले कि हथियारों के बल पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा हो जाएंगे और फिर अपने ढंग से व्यवस्था संभालेंगे। वे यह कहते थे कि सरकारी अमला पिछड़े और खासकर आदिवासी इलाकों में उसी तरह विकास नहीं कर पा रहा है जैसा वे चाहते हैं। बाद में माओ के रास्ते पर चल निकले और माओवादी कहलाने लगे। पहले से अधिक हिंसक हो गए। वे न तो संविधान मानते हैं न तो कानून। वे गरीबों और खासकर आदिवासियों को ये कहकर बरगलाते हैं कि सरकार अपना भला करने के स्थान पर शोषण कर रही है और चूँकि हम आपको शोषण से बचा रहे हैं इसलिए आप हमारा साथ दो। वे गुमराह होकर उनका साथ देने लगते हैं और फिर हथियार भी उठा लेते हैं। जो माओवादी कभी आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हितों की बात करते थे, उन्होंने समय के साथ अपने आप को ऐसे गिरोह में बदल लिया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आतंक के बल पर लेवी और पैसा वसूली करना था। उनकी ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ नेता चुनावी लाभ के लालच में उन्हें संरक्षण देने लगे या फिर उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का विरोध करने लगे। ऐसे नेता कहते थे कि सरकारें पिछड़े इलाकों में विकास नहीं कर पा रही है, इससे असंतुष्ट होकर आदिवासी हथियार उठा रहे हैं। अब बात करते हैं माओवादियों की वैचारिक समर्थन के बारे में। तो ऐसी बात नहीं है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी भील ही नक्सलियों की समर्थन करते हैं, बल्कि माओवादियों को वैचारिक समर्थन देने का काम कथित मानव अधिकारवादियों और ख़ास तौर पर वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी करना शुरू कर दिया। लेफ्ट लिबरल मीडिया का एक हिस्सा भी सरकारी उपेक्षा का हवाला देकर पिछड़े इलाकों की खराब हालत बयान करने लगा और परोक्ष रूप से माओवादी आंदोलन की हिमायत करने लगा। इस तरह माओवाद को वैचारिक खुराक दी जाने लगी। ऐसे ही तत्वों को अर्बन नक्सल कहा गया। जब भी माओवादियों की सफाई का अभियान तेज होता तब वे अर्बन नक्सल उनके खिलाफ आवाज़ उठाते। वे माओवादियों की कारस्तानियों की अनदेखी कर ये नैरेटिव चलाने लगते हैं कि माओवाद के उभार के लिए सरकार जिम्मेदार है, जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है और विकास के नाम किसानों, आदिवासियों की जमीनें छीनने और वन संपदा की अंधाधुंध दोहन करने में जुटी है। अब जब माओवाद सिमट गया है तब केंद्र और राज्य सरकारों को पिछड़े इलाकों में विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। माओवाद एक ऐसा खतरनाक विचारधारा है जो गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित की आड़ लेकर लोकतंत्र को नष्ट करने में यकीन रखता है। जब माओवाद खत्म होता दिख रहा है तब पिछड़े इलाकों ने सड़क, पुल आदि के साथ स्कूल, अस्पताल आदि भी बनवाने होंगे और रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि माओवादियों को न तो वैचारिक समर्थन मिल पाए और न ही हथियार। एक समय माना जाता था कि उन्हें फंडिंग और वैचारिक समर्थन विदेश से भी मिलता है। ऐसे तत्व देश की अखंडता को चोट पहुंचाना चाहते हैं। माओवादियों की हमदर्द संस्थाएं और एनजीओ शांत बैठ गए हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माओवादी जैसी विचारधारा वाली संस्थाएं दुनिया भर में हैं। इनमें वे कई छद्म रूप से काम करती है। सरकार को ऐसे सभी संस्थाओं के प्रति भी सावधान रहना होगा। इसमें जेएनयू या फिर कई ऐसे यूनिवर्सिटी नाम आते हैं जो वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग को भरमाते हैं और उन्हें पोषित करते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य सहयोग, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस भावना का प्रदर्शन किया जाना समय की मांग थी कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य संभव या असंभव नहीं है। इस बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया कि यह लक्ष्य राज्यों को विकसित करके ही पाया जा सकता है। निसंदेह देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी राज्य प्रगति करेंगे। ये भी आवश्यक है कि विकास के मामले में संकीर्ण दलगत राजनीतिक हित अड़े न आए। विकास और देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र और राज्यों को न केवल एकमत होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा कभी नहीं होता। इसका कारण
संकीर्ण स्वार्थों को प्राथमिकता देना ही होता है। कई बार राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे की अनदेखी का आरोप लगाती है, लेकिन वही केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आनाकानी भी करती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी। इनमें कुछ योजनाएं तो जन कल्याण से संबंधित है। कई बार राज्यों को भी केंद्र सरकार से शिकायत होती है। उनकी सही शिकायतों को न केवल सुना जाना चाहिए बल्कि उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। शिकायतों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होने से किसी का भला नहीं होता। नीति आयोग की बैठक में देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, पर्यटन केंद्रों पर विशेष ध्यान देने और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शहरी ढांचों का समुचित निर्माण करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री व्यस्तता अथवा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नहीं आए। आशा की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति का कारण केंद्र की कोई राजनीतिक संदेश देना नहीं होगा। ये विचित्र है कि नीति आयोग जिस बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी आए, उसे लेकर पार्टी महासचिव जयराम नरेश की प्रतिक्रिया घोर नकारात्मक रही। उन्होंने आयोग को अयोग्य निकाय भी कह दिया। आखिर उसे नकारात्मकता की पराकाष्ठा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। लगता है उनके जैसे नेता पहले से ये तय कर लेते हैं कि उन्हें हर मसले पर अपनी भड़ास निकालनी है और कुछ न कुछ ऐसा कहना है जिससे कि विवाद पैदा हो जाए। तो आज की इस टॉपिक में हमने देखा कि अर्बन नक्सल के बारे में, सीपीआई माओवादी के महासचिव सरगना बसवराजू के बारे में और वैचारिक समर्थन, हथियार फंडिंग और केंद्र राज्य सहयोग के बारे में। यह टॉपिक आपको भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक से आप इसके रिवीजन कर सकते हैं।